कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट 2017 की ईवीएस की जो पर्यावरण अध्ययन आप करते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो 2017 में पूछे गए हैं। आज हम उनकी पूरी कंप्लीट 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर बताने हैं कि आप 30 में से आपके राइट कितने आंसर हो पाए हैं। तो चलिए आज पूरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यहाँ पर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको बार बार याद दिला देता हूँ, फिर बाद में आप कमेंट करते हैं कि ये कब का क्वेश्चन है, तो मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने ए है 1960, 1962, 1972, 1975। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं कि कब वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। आप यूपी टेट की कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको नंबर मिलेगा। उस नंबर पर जाके आप कमेंट कर उस नंबर पर जाके आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पूरी कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी यूपी टेट की। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होने वाले हैं। तो चलिए ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। एगमार्क संबंधित है, किससे संबंधित है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। एगमार्क जो है वो किससे संबंधित है ये आपको बताने हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एगमार्क गुणवत्ता से संबंधित है। ये श्रेणी टाइप के होते हैं, जो कैटेगरीज टाइप के करते हैं, श्रेणी करते हैं। ठीक है, ये श्रेणी टाइप यानी कैटेगरीज को डिवाइडेड करते हैं, कौन बेस्ट है, कौन स्टैंडर्ड है, कौन थोड़ा लोअर स्टैंडर्ड है, ये श्रेणी वाइज करता है। अगर बात करें ये पारित कब हुआ था, ये लागू कब हुआ था? 1937 से एगमार्क लागू हुआ था हमारे देश में। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? जल्दी राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जिसमें से अगर मैं यहाँ पर बीमारियों की बात करें तो इसमें से कैंसर हो सकते हैं, त्वचा रोग हो सकते हैं, कैरोटाइट्स रोग हो सकते हैं, फेफड़े के सड़ना गलना, मलमूत्र में दिक्कत आज वाली समस्याओं को यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी प्रदूषण में से जितने आते हैं वे सभी इनमें से आते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 1973 में। भारत में बाघों की प्रजाति को कम देखते हुए उनकी जो संख्या होती है वो घटती जाती है दिन ब दिन। अगर वो घटती जाती थी उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 9 अप्रैल की बात करें, 9 अप्रैल 1973 को ये एक अधिनियम पारित करके कहा था कि प्रोजेक्ट टाइगर एक अधिनियम बना दी गई थी, जिस हिसाब से भारत में टाइगरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसको दी गई थी उस संबंध में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, अवसान, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी, किण्वन। ये एक रासायनिक प्रक्रिया, अगर किण्वन की बात करें तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा बनाते हैं। क्या करते हैं? शर्करा को बनाती है जो अल्कोहल के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर याद रखने होंगे
छोटे छोटे किण्वन क्या है, एक छोटे छोटे जो रासायनिक प्रक्रिया है किण्वन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उत्पन्न होते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसएसआर। कहाँ से, सब कौन से देश में है जहाँ से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, यूएसएसआर से लिया गया है, जो सोवियत संघ से, जिसको हम सोवियत संघ को नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो 42वें संविधान संशोधन में से ऐड कर दिया गया था सन 1976 ईस्वी में। कब? सन 1976 ईस्वी में इसे ऐड कर दिया गया था। भाग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन से भाग में हुई थी? वो भाग चौथा का ए था। ठीक है, चलिए, अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 का ए संबंधित है। ये सभी चीजें आप याद रखेंगे। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। ध्रुव तारा किसे कहते हैं वो आपको बताने हैं। चलिए, इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होने वाले हैं? ध्रुव तारे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो उत्तरी तारे को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ स्टार कहते हैं, या फिर नॉर्थ पोल भी इसे कहते हैं। ये हमेशा ध्रुव तारा जो होते हैं रात्रि को दिखाई देते हैं सीधा उत्तर की दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर की दिशा में हमेशा रात्रि को दिखाई देते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्बस्टन में, नागासाकी में। ग्रीन पीस का कहाँ पर मुख्यालय है ये आपको बताने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, एम्बस्टन में हो जाएंगे। ये एम्बस्टन, सबसे पहले हम आपको बता दें ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस एक इंटरनेशनल पर्यावरण चेतन का जो प्रोग्राम है, वो है विश्व जो पर्यावरण के चेतन का प्रोग्राम है, यानी कि इसके संबंध में जितने भी पर्यावरण संबंधी घटनाएं होती हैं, पर्यावरण संबंधी मुद्दे होते हैं, यहाँ पर उसको उठाए जाते हैं, इस संबंध में इसको बनाए दे। ये गैर सरकारी संगठन है, ये सरकारी नहीं है, नन गवर्नमेंट है, जिसको एनजीओ चलाती है। अगर इसकी बात करें तो ये कब हुई थी? 1971 में इसको लागू की गई थी। अगर हम बात करें तो ये है कहाँ पर? ये कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। ये कनाडा के वैंकूवर में पहली बार इसे माना गया था, लेकिन इसकी जो स्थापना है ये नीदरलैंड के एम्बस्टन में हुई है। सॉरी, नाम जबान पे नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा मैनेज करेंगे। फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। सीटेट की जब हम तैयारी करवा रहे थे आपको, सीटेट की जब हम प्रिपरेशन आपसे करवा रहे थे, वहाँ पर ईवीएस पढ़ा रहे थे, फूलों की घाटी सीटेट में बहुत बार आपको सवाल पूछे भी गए हैं, और आपको सीटेट के साथ साथ आपको पता है यूपी टेट 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं कि फूलों की घाटी किसको कहते हैं। बिना सवाल किए इसको राइट आंसर बना लेंगे हम लोग, उत्तराखंड को। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में अवस्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में गिना के रखा है। उसको यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के में रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बात करेंगे। एक वयस्क मानव में कुल स्थितियों की संख्या कितनी होती है? 105, 275, 206, 175। राइट आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पर स्थितियां या हड्डियां होगी, जो भी आप मैनेज कर लेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 206। कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी 206। आगे क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश
संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीजन एवं डैश का उपचयन होता है। जल जल NADPH में, NADPH2 CO2 में, CO2 जल में, CO2 NADPH में। तो इसको हम यहाँ पर लिखने में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, अगर इसे आप मैनेज कर सकते हैं तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करता है। इनमें क्या सही नहीं है। तो 3 सही होंगे, एक गलत होंगे, उसको यहाँ पर बतानी है आपको क्या सही नहीं है। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन गलत पूछा गया। शायद क्वेश्चन इन एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, तो ये सत्य है। क्वेश्चन उल्टा पूछा गया। एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं उसे एलपीजी कहते हैं और वो एक स्वच्छ ईंधन है। क्या है। अगर बात करें एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस के, इसको हम फुल फॉर्म के नाम से जानते हैं। अगर बात करें ये बनते कैसे हैं, तो ये तरलीय पेट्रोलियम गैस प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है। प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण है। आप याद रखेंगे, ये 2 चीज़ें याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने में, CO2 उत्सर्जन करने में ये बहुत कम उत्सर्जन करती है, इसीलिए हमारे पर्यावरण के लिए थोड़ी बेहतर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वो जो लकड़ी जला के हम खाना बनाते हैं उसके आधार से। द ओरिजिनल स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना कैसे हुई थी। अरस्तु की और उत्पत्ति रचना है अरस्तु की, सॉरी, एक बुक का नाम है शायद। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना किसने की थी। अरस्तु ने, चार्ल्स डार्विन ने, मेंडल ने, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी आपको यहाँ पर बताने हैं। ये एक बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसने किसने लिखा था। चार्ल्स डार्विन ने इसे लिखा था। अगर बात करें ये कब लिखा था, 24 नवंबर को 1869 ईस्वी में इसको लिखा गया था। चार्ल्स डार्विन का लिखा गया एक बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आगे बात करेंगे पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। यहाँ पर आपको बताने हैं पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। चलिए, पुष्कर मेला आयोजित की जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, अजमेर में। कहाँ। अजमेर में की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। जनेवा, हेग, न्यूयॉर्क, पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, यह आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हेग हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। अगर बात करें इसकी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक घोषणा पत्र के द्वारा इसे स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय अगर बात करें तो नीदरलैंड में। कहाँ पर है, इसके नीदरलैंड के हेग शहर में है। स्थिति में आई थी, अगर ये स्थापना जो शुरू हुई थी 1945 में, लेकिन जो इसकी स्थिति जो हुई थी, वो जहाँ से वो फैसले सुनाने चालू कर दिए थे 1946 ईस्वी से ये अपने फैसले सुनाने चालू कर दिए गए थे। राष्ट्रीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949 को। ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आपको हम पढ़ाए भी हैं और पहले भी आपने पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर बताइए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। अगर हम इसकी बात करें तो इसे
राष्ट्रगान को लिखा किसने है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सबसे पहले ये कहाँ गाया गया था, तो कई बार आपने इतिहास में पढ़ा होगा, ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 में ये सबसे पहले पढ़ा गया था। अगर राष्ट्रगान की बात करें तो गाने की अवधि यानी कितने टाइम पीरियड है, जो 52 सेकंड तक इसे गाया जा सकता है राष्ट्रगान को। अपनाया कब था, 24 जनवरी 1950 को। गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है, ये आपको बताने हैं। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। गिर शेर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। अगर बात करें तो कब अवस्थित हुई थी इनकी, 1972 में इसे अवस्थित की गई थी। अगर गुजरात के कौन से जिले की बात करें तो ये जूनागढ़, कौन सा, जूनागढ़ में अवस्थित है। कहाँ पर, जूनागढ़ में इसे अवस्थित है, ये याद रखेंगे। यह एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर शेर परियोजना कहाँ, ये गुजरात में गुजरात के जूनागढ़ में है। 1972 में ये अवस्थित में आई थी। निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अत्यधिक हानिकारक है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी या इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा हानिकारक क्या है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। सबसे ज़्यादा जो अत्यधिक हानिकारक है यूवीसी, इनके मुकाबले यूवीए एंड यूवीबी के मुकाबले यूवीसी सबसे ज़्यादा अत्यधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, प्रोटीन, मृदा, कवक, फॉस्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, ये आपको बताने हैं। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कवक। कवक की अगर बात करें तो कवक एक परजीवी पौधा है जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करती है, इसीलिए जैव मंडल का अजैविक भौतिक घटक बिल्कुल भी ये नहीं है। आगे क्वेश्चन हम बात करेंगे। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई में, एंडीज में और रॉकीज में। कोटोपैक्सी एक चलता हुआ जो एक्टिव वोल्केनोज हैं वो अवस्थित है, इसको बताने हैं आपको कहाँ पर ये अवस्थित है। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा एंडीज में। कहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज में। ये जागृत ज्वालामुखी है जो जगा हुआ है, मतलब यानी कि एक्टिव है। यहाँ पर याद रखेंगे ये एक्टिव ज्वालामुखी है जो एंडीज के दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका के एंडीज में है। अगर बात करें तो ये किस एरियाज में है, इक्वाडोर में है। बहुत सारे नाम फिल्मों में आप इसे सुने होंगे, इक्वाडोर में। ये विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी में से एक है। कोटोपैक्सी बहुत बार सवालों एग्जाम्स में आते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में। तो ये कोटोपैक्सी दुनिया का सबसे बड़ा विशाल जो एक्टिव वोल्केनोस हैं वो एंडीज के दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं। WWF से क्या आशय है, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसका फुल फॉर्म आपको बताने हैं। WWF से क्या मतलब है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, WWF इसकी फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। की बात करें अगर इसके अस्तित्व में अगर आई है तो 29 अप्रैल को आई थी, 29 अप्रैल 1961 को ये स्थिति में आई थी। ये एक संगठन है जो विश्व के सबसे बड़े पर्यावरण संरक्षण का एक संगठन है, जो अनुमान लगाता है कि किस आधार पे आने वाले समय में बेहतर तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है। अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंडर शहर में अवस्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, स्विट्जरलैंड के ग्लैंडर शहर में ये इसका मुख्यालय अवस्थित है। आगे बात करेंगे, गंगा नदी निकलती है अरावली से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री
ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? बिल्कुल भी सीधा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप सीधा यूं बता देंगे, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी। इसकी अगर डेटा की बात करें तो 25 और 25, यही नहीं याद करने हम आपको बताए थे लेक्चर में और नोट्स में, 25 एंड 25, ठीक है। 2525 किलोमीटर इसकी दूरी है। गंगा नदी भारत में सबसे बड़ी नदी है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। भारत की पवित्र नदी भी इसे कहा जाता है, इसे हिम नदी भी कहा जाता है, हिम नदी भी इसे कहा जाती है, ठीक, कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एंज एजेंसी, एक सेकेंड थोड़ा क्वेश्चन देखने दीजिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से, एजेंसी होगा मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है, प्रदूषण को वो नापती है, मेजर करती है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो कौन ऐसे जो एजेंसीज हैं जो पॉल्यूशन को मेज़र करती है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। सिंपल सी बात है, ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं होगी, केंद्रीय जल प्रदूषण नहीं होगी, सर्वे ऑफ इंडिया ये भी नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आगे बात करते हैं, वायुमंडल का मुख्य स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो कौन सा है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। वायुमंडल का सबसे प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला है उसे किस नाम से हमें हम जानते हैं? इसके राइट आंसर बताने हैं। हमने कई बार इसके बारे में पढ़ा है। क्षोभ मंडल, कौन से वायुमंडल सबसे निचली परत है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाली जो परत है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। जो मंडलीय परिस्थितियों के कारण यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती है। अगर बात करें तो ये 165 किलोमीटर दूरी तक है, इसकी ऊपर रेंज है। ध्रुवों की बात करें तो ये इसकी तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के आधार पे होती है, वहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ ये बढ़ती रहती है। अगर ये इसकी हम ध्रुवों पर बात करें तो 8 से 10 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। विषुवत रेखा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 18 से 20 किलोमीटर की यहाँ पर इसकी रेंज देखने के लिए मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। ये सी टेट वाले जो आप नोट्स लिए हैं और यूपी टेट वाले जो आप नोट्स लिए हैं, ये दोनों नोट्स में आपको कई बार, हमने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को इंक्लूड किए हैं, वे क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आए हैं आपके। जो भी क्वेश्चन आपको, लगभग क्वेश्चन 90% क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको देख पा रहे हैं कि वो नोट्स में आपको मैच कर रहे हैं। तो ऐसे आप नोट्स लेने के लिए इस वीडियो को लास्ट में नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। तिब्बत में सांगपन नदी भारत में किस नाम से जाने जाती है? तो ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में यह नदी किस नाम से जानती है? सांगपो नदी, और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर की उपभोक्ता होती है? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों। चलिए इसका राइट आंसर देख लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, क्या हो जाएंगे? मांसाहारी। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा जो सोर्सेस है, कोई बिना शक किए हुए इसका राइट आंसर बता देंगे, सोलर सिस्टम यानी प्रकाश
सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का सोर्सेस है, तो वो सूर्य का प्रकाश है, सोलर सेल। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संविधान से क्वेश्चन आए हैं, पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों से क्वेश्चन आए हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट हम करवा भी रहे हैं। तो ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं, यहाँ पर आपको बताने हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 5 हैं। अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन, तो सबसे पहले अमेरिका है, उसके बाद आपको यहाँ पर रूस मिल जाते हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एवं चीन, ये पांचों आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र स्थापना की अगर बात करें तो ये 24 अक्टूबर को 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। सीरीज का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। सीरीज का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको बताने हैं। जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। अगर यहाँ पर बात करें तो सीरीज का राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्र उद्यान है, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। राजस्थान के जिले की बात करें तो अलवर, अलवर जिले में है। इसकी कब ये टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में से आता है। सीरीज का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में आता है। ये कब अस्तित्व में आई थी? 1955 में ये अस्तित्व में आई थी। चलिए, आज के लिए हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 29 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताने हैं यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स आए थे 2017 में, आपके कितने यहाँ पर 29 में से कितने क्वेश्चन को आप कवर कर पाएँ। तो जल्दी इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप वहाँ पर भी ग्रुप में बता सकते हैं, और इस व्हाट्सएप में आप नोट्स ले सकते हैं। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। आपको यहाँ पर 100% की सफलता मिलती है। तो टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। सीटेट एंड यूपी टेट की कंप्लीट नोट्स 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। आप वहाँ पर नोट्स लेके, बस एक नोट्स लेके आप आराम से एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमने लेक्चर वीडियोस पूरी कंप्लीट करवा दी है। उसके बाद नोट्स अगर आप लेते हैं, प्रैक्टिस सेट भी हम डेली चलती है। ये तीनों चीज़ आप करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि इस बार आपको यूपी टेट एंड सी टेट पास करने से रोक सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।